एपिलेप्सी और मिर्गी एक ही चीज़ है। एंड मैं चाहती थी कि पढ़ें, आम आदमी पढ़े इसके बारे में कि आप किसी को सीज़र हो ये ना सोचो कि उसमें आत्मा आ गई है, माता आ गई है। दो चॉइसेस है ज़िंदगी में, या सर करो हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को एपिलेप्सी होगी, रोते जाओ, या हंस के जी लो। एक ज़िंदगी है, कल हो ना हो। एंड ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं। लोग बोलते हैं ऊपरी बीमारी है, कोई भूत प्रेत की बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अवेयरनेस। जो प्रीति जी ने किया है अपनी इस बुक के थ्रू, हमें अवेयर जरूर करना है आम जनता को, पॉपुलेशन को, कि मिर्गी को छूत की बीमारी नहीं है। So this is what a Caesar looks like, and this is what ऐसा होता है। Thank you so much, Dr. Abhijit, Dr. मान, मीना मैम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमको। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर एपिलेप्सी कम्युनिटी, ये एपिलेप्सी बुक बहुत देर से वेट कर रही थी लिखने के लिए। देखो मेरे एपिलेप्सी बटरफ्लाई वाली साड़ी भी ली हुई है 2 साल से, इसमें बटरफ्लाइज बने हुए हैं। द ड्रीम हैज़ कम ट्रू। एंड ये बुक इसलिए लॉन्च हो रही है बिकॉज वाई थॉट ऑफ लॉन्चिंग दिस, वाई राइटिंग दिस बुक वॉज बिकॉज मेरी एक फ्रेंड का बेटा, ही डाइड ड्यू टू SUDEP, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। एंड 2 डॉक्टर्स आर सिटिंग हियर। ये डॉक्टर्स बताते नहीं हैं कि बात नहीं करते SUDEP के बारे में, पर हर डॉक्टर को बताना चाहिए पेशेंट्स को SUDEP क्या होता है। मेरे को भी आई थिंक 40 इयर्स की उम्र में पता चला SUDEP क्या होता है। मेरी बेटी हुज अ डॉक्टर नाउ, और मैं उछलती थी एपिलेप्सी में, बेड में सीजर्स होते थे। एंड वो सोचती थी, हम सोचते थे, मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, पर नींद में सीज़र आना एंड पासिंग अवे आई थिंक इज़ कॉल्ड SUDEP। आई एम नॉट वेरी क्लियर। ये लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिया, एंड दिस इज़ द रीज़न आई वांटेड दिस बुक टू कम आउट। एंड मैं चाहती हूँ हिंदी में निकले और लैंग्वेजेस में निकले, ज़्यादा स्प्रेड हो इसके बारे में। I have written 4 books. This is my last one. और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं लास्ट वन। मेरा बेस्ट फ्रेंड सचिन में इधर बैठा है, बोलता है मैम हमेशा बोलते हो आप लास्ट वन, पर एक और बुक से निकल आते हो। पर आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट वन। लोगों को पता है हार्ट अटैक क्या है, डायबिटीज़ क्या है, कैंसर क्या है। लोगों को ये नहीं पता एपिलेप्सी और मिर्गी एक ही चीज़ है। यहाँ हाफ द ऑडियंस ओवर हियर विल नॉट नो कि I meet, it's not only the grassroots level, not only the common man, जो बहुत educated लोग हैं उनको भी नहीं पता एपिलेप्सी और मिर्गी एक ही चीज़ है। एंड मैं चाहती थी कि पढ़ें, आम आदमी पढ़े इसके बारे में कि आप किसी को सीज़र हो ये ना सोचो कि उसमें आत्मा आ गई है, माता आ गई है, उसको छोड़ दो। हम लोग बहुत रिजेक्ट होते हैं लाइफ में, हम लोग को लोग छोड़ देते हैं। हमको प्लीज़ अबैंडन मत कीजिए। मतलब बहुत अबैंडन होते हैं लोग जिनको एपिलेप्सी होती है, रिजेक्ट किए जाते हैं। एंड हमको प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। हम लोग चढ़ती कला, वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड पिटी, वी डोंट नीड योर सिंपैथी। एपिलेप्सी, आई फील एपिलेप्सी प्यार जैसे किसी को भी हो जाता है। इट्स लाइक कैंसर, इट्स लाइक लव, इट कैन हैपन टू एनीबडी। इन माई बुक एक फ़ौजी है, कर्नल साहब है, वो बॉर्डर पे जा रहे थे, सरहद पे जा रहे थे, एंड ही हैड अ सीज़र। इमेजिन एट 27 उनकी लाइफ चेंज हो गई। एंड इन माई बुक एक 40-year-old लेडी हैं, शी हैड अ सीज़र ऑन द लेबर टेबल, एट ऑन द डिलीवरी टेबल, आपका सेकेंड बच्चे को डिलीवरी देते हुए। यू थिंक अ हस्बैंड लेफ्ट हर? नहीं। तो मतलब किसी को भी किसी टाइम भी हो जाए, उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट पीपल। एक्सेप्टेंस, ऑलमोस्ट मेडिकल पीपल आर हियर, एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग योर सेल्फ। व्हेन यू एक्सेप्ट यू हैव अ प्रॉब्लम। 2 चॉइसेस है ज़िंदगी में,
या सल्व करो, हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को एपिलेप्सी होगी, रोते जाओ, या हंस के जी लो, एक ज़िंदगी है, कल हो ना हो. That's all I have to say. Jatin, I think you can take over now. Now we have with us our chief guest, Dr. H.S. Maan. First of all, thank you so much for sparing your valuable time. As we all know, epilepsy is such a common disorder, and as she has just spoken to you, a lot of stigma attached to epilepsy, a lot of myths about epilepsy. कुछ डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ मेडिकल बातें ज़्यादा नहीं होंगी. I'll just be talking very briefly. epilepsy या मिर्गी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और एक आम इंसान को इसको कैसे, किसी को सीजर आ जाए तो कैसे मैनेज करें. एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होती है? अगर किसी इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स आ जाएं, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी. सो प्रोवोक्ड सीजर्स क्या होते हैं? प्रोवोक्ड होते हैं अगर किसी को फीवर हो गया ज़्यादा, किसी का सोडियम कम हो गया, किसी की शुगर ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, तो पेशेंट को दौरा पड़ सकता है. उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते, उसको एक प्रोवोक्ड सीजर बोलते हैं. अगर पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोवोक्ड सीजर आ जाएं, तो उसको एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी, जिसको मिर्गी बोलते हैं, वो दैट इज़ अ डायग्नोसिस. सो व्हाट इज़ अ सीजर? एक सीजर क्या होता है? एक मेडिकल लैंग्वेज में कभी डॉक्टर बोलते हैं आपको सीजर है, तो सीजर क्या है? सीजर्स बेसिकली जब आपके ब्रेन के सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, अगर उनकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेशन हो जाए और बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लग जाए, सो एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनाइज्ड neuronal discharge of a bundle of neurons, of a bunch of neurons, that is called a seizure. Convulsion क्या होता है? हमारी, आपने देखा होगा सीजर के पेशेंट को हाथ पैर में झटका लग रहा है, मुंह से झाग निकल रही है, आंखें ऊपर चली जाती हैं, तो ये सारे जो फीचर जो बाहर दिखते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन. सो सीजर वो है जो ब्रेन के अंदर हो रहा है, और कन्वर्जन वो है जो बॉडी के अंदर दिख रही है. तो एपिलेप्सी जो बीमारी है, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है. अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एपिलेप्सी. सारे वर्ल्ड में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन पीपल को एपिलेप्सी है, और इसमें से इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल को एपिलेप्सी है. तो एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है. अप्रॉक्सीमेटली हमारे में से 100 में से 1 इंसान को एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं. तो बेसिकली मोटा मोटा 2 तरीके के होते हैं. जनरलाइज सीजर होते हैं जिसमें कि ब्रेन के दोनों भाग, जिनको कि सेरिब्रम बोलते हैं, उनमें से डिस्चार्ज होते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स. अगर ब्रेन के एक भाग में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर. तो सीजर्स के फीचर्स होते हैं, कुछ ट्रिगर या प्रीमोनिशन होता है. कई पेशेंट्स को ऑरा हो सकता है. ऑरा मीन्स कि पहले पेशेंट को पता लग जाता है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है, तो पेशेंट अपने केयर गिवर्स को इशारा कर सकता है. पेशेंट को एक सेंस ऑफ पेट में से कुछ अब्डोमिनल सेंसेशन हो सकती है. पेशेंट को विजुअल ऑरा भी हो सकता है. तो ऑरा में पेशेंट अपने केयर गिवर को बता सकता है और एक सेफ जगह पे जाके बैठ सकता है. फिर इक्टल फेज होता है जिसमें कि पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है एक्चुअली, जिसमें हाथ पैर की झटका लगता है, मुंह से झाग निकलती है, जीभ कट सकती है, यूरिन और बावल का इनकॉन्टेंस हो सकता है. और चौथा फेज होता है पोस्ट इक्टल फेज. पोस्ट इक्टल फेज में पेशेंट कॉमनली कंफ्यूज होता है, और पेशेंट को एक साइड की वीकनेस, जो कि 1 दिन से लेकर ज़्यादा दिन तक भी रह सकती है. कॉमन सीजर सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट्स कैन हैव सडन, जो एक बच्चा नॉर्मल काम कर रहा था, सडनली इसको स्टेयरिंग स्पेल्स हो जाते हैं. बच्चा एक जगह पे देखता रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है. दैट इज सडन स्टेयरिंग स्पेल्स, जिसको कि एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं, एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं. पेशेंट को सडनली कन्फ्यूजन हो सकती है. पेशेंट पिकिंग या लिप्स पैकिंग, टंग की मूवमेंट्स कर सकते हैं या लिप्स की मूवमेंट कर सकते हैं. इसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, ऑटोमेटिज्म बोलते हैं इसको. पेशेंट को जर्क्स हो सकते हैं, हाथ में से कोई सामान पकड़ा हुआ है तो वो गिर सकता है. कोई पेन, कप, गिलास सुबह उठ के वो गिर सकता है. कॉमनली यंग एज में होता है. या पेशेंट को फुल फ्लैग सीजर आ सकते हैं, जिसमें शेकिंग हो सकती है. तो ये सब सीजर के लक्षण होते हैं जो हमें कॉमनली पता है. अभी आप बोलेंगे कि एपिलेप्सी, आपने बता दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका जो कि अनप्रोवोक्ड होते हैं, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं. तो एपिलेप्सी के कारण क्या होते हैं? किसी को एपिलेप्सी क्यों होती है? तो एपिलेप्सी अप्रॉक्सीमेटली 50% लोगों में कारण नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी. तो कारण नहीं मिलता. हम जितने भी टेस्ट करते हैं, ब्रेन का स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वो सब नॉर्मल आ सकते हैं. हम ईईजी करते हैं, वो भी नॉर्मल आ सकती है. हमें कॉमनली ओपीडी में पेशेंट पूछते हैं कि जी आपने हमें बोला हमें एपिलेप्सी है, पर हमारा एमआरआई तो नॉर्मल आया, हमारा ईईजी तो नॉर्मल आया, तो फिर हमें एपिलेप्सी कैसे होगी? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग हैं, उनको एमआरआई और उनका ईईजी सब कुछ नॉर्मल आ सकता है. सो उसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं. जो दूसरा प्रकार का सीजर होता है, जो कॉमन सीजर है, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर कुछ
एस स्वेल हो सकता है। एस स्वेल मीन्स कि ब्रेन के अंदर कुछ स्वेलिंग हो सकती है, कुछ गांठ हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या जो एनसीसी जो गोभी का कीड़ा जिसको बोलते हैं वो ब्रेन में जा सकता है। ब्रेन के अंदर टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं, उसके कारण भी सीजर आ सकता है। और कारण क्या होते हैं? ब्रेन में इन्फेक्शन हो, ब्रेन में टीबी का इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, हर्पीस का इन्फेक्शन हो, पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उससे भी सीजर आ सकते हैं। पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, पोस्ट ट्रोमेटिक कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, उसको पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, अधरंग या पैरालिसिस की बीमारी हुई है, ब्रेन में हेमरेज हो गई है या ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो उसके बाद भी पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। उसको पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स बोलते हैं। ब्रेन डैमेज हुआ है, जैसे बच्चे को डिलीवरी के बाद ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, तो उसके कारण पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। पोस्ट हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी एंड पोस्ट हाइपोक्सिक सीजर हो सकते हैं। या पेशेंट के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर है, सेरेब्रल पाल्सी है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। बट ये सारी लिस्ट जानने के बावजूद भी, सब कुछ टेस्ट करने के बावजूद भी 50% लोगों में हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि क्या कारण है। हम अपनी ओपीडी में काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स देखते हैं जिनको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी है। आप इमेजिन कीजिए, अगर हम में से अब यहाँ 50 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 जनों को सीजर या एपिलेप्सी की लाइफ टाइम में होने के चांसेस हैं। तो दिस इज़ ए प्रिटी कॉमन डिसऑर्डर। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी होना, बेसिक इसके कॉजेज़ होना, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसकी प्रिवेंशन या फर्स्ट एड कैसे की जा सकती है, वो काफ़ी ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन लोगों को वर्ल्ड में एपिलेप्सी है। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन लोग इंडिया के अंदर रहते हैं जिनको एपिलेप्सी है। एंड ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं। लोग बोलते हैं ऊपरी बीमारी है, कोई भूत प्रेत की बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिलेप्सी जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन एक बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी है, वैसे एक बीमारी है जो ब्रेन की बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। तो इसके बारे में ये सब मिथ्स को हमें इग्नोर करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द पीपल डू नॉट गेट द एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो जिस भी पेशेंट को एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है उसको अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जस्ट इमेजिन 100 लोगों को है तो 70 से 80 लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ 20% लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो हमारा आज का उद्देश्य ये है कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस करें और पेशेंट्स को इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए मोटिवेट करें। तो जिनको एपिलेप्सी होती है, जैसे कि प्रीति जी ने बताया, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोर्टेलिटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 times ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग मोर्टेलिटी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड या थर्ड दवाई देते हैं तो और 10 से 15% लोगों को रिस्पॉन्स आ जाता है। तो 70% लोगों को तकरीबन इस दवाई से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो क्या चीज़ें पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए? पेशेंट को एक ट्रैक डायरी रखनी चाहिए, पेशेंट को एक एपिलेप्सी डायरी रखनी चाहिए अपनी, कि पेशेंट को कब सीजर आते हैं, पेशेंट को क्या एग्रावेटिंग फैक्टर्स होते हैं सीजर आने के, पेशेंट अपने ड्रग्स रेगुलरली ले रहा है कि नहीं ले रहा, पेशेंट की स्लीप कैसी है। एक एपिलेप्सी डायरी बनानी चाहिए पेशेंट को। सो एक सीजर का ट्रैक या सीजर की डायरी पेशेंट के पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर एक पेशेंट का सीजर 5 मिनट से ज़्यादा चलता है या रेकरेंट सीजर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस और दैट इज़ डेंजरस। उसकी मोर्टेलिटी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% है। सो अगर पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, अगर 5 मिनट से कम है तो कोई ऐसा वरी की बात नहीं है, पर अगर पेशेंट का सीजर लंबा लास्ट करता है 5 मिनट से ज़्यादा, तो हमारा आसपास के किसी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ लाइसेंस होना चाहिए, एक हॉस्पिटल के साथ फॉलोअप होना चाहिए जहाँ पे हम पेशेंट को ले जा सकें और पेशेंट का एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर सकें। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अवेयरनेस, जो प्रीति जी ने किया है अपनी इस बुक के थ्रू। हमें अवेयर जरूर करना है आम जनता को, पॉपुलेशन को, कि मिर्गी कोई छूत की बीमारी नहीं है, मिर्गी एक आम ब्रेन की बीमारी है और इसका इलाज बड़े आराम से अगर डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करें तो दवाइयाँ रेगुलर खाएं तो हो सकता है। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजीज़, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, इसलिए डॉक्टर के पास फॉलोअप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं लोग। अवेयरनेस इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ एपिलेप्सी ट्रीटमेंट। अगर किसी को सीजर होता है तो फर्स्ट एड में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सो एक तो है कि पेशेंट को हमें पैनिक नहीं करना, हमें पेशेंट को भी पैनिक करने के लिए ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हमारे आसपास पैनिक क्रिएट हो जाए। हमें एक जने को वॉच करना चाहिए, हाउ लॉन्ग इज द सीजर। सीजर 1-2 मिनट का है, डोंट वरी।
डोंट होल्ड द पेशेंट डाउन। नॉर्मली क्या करते हैं, अगर पेशेंट को दौरा या मिर्गी कन्वर्जन हो रहा है तो पेशेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट, उससे पेशेंट को हार्म होता है, इनफैक्ट पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है और जो पकड़ रहा है पेशेंट उसको भी इंजरी हो सकती है। दूसरा काम जो नहीं करना है वो ये है कि पेशेंट के मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना, ना कोई पानी डालना है, ना कोई उसके दांत खोलने की कोशिश करनी है, ना ही कुछ उसके मुंह के अंदर खाना दवाई कुछ नहीं डालना चाहिए। इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है और पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकती है, मीन्स जो आप पानी दे रहे हैं उसके फेफड़े के अंदर जा सकता है। सिंपल सी बात है जो करनी है हमें पेशेंट को एक साइड पर रोल कर देना है, इधर टू द राइट और द लेफ्ट साइड। एक साइड पर रोल कर दिया पेशेंट को और पेशेंट के गर्दन के नीचे, सर के नीचे हल्का सा कुशन रख देना है और पेशेंट के आसपास के एरिया को क्लियर कर देना है ताकि पेशेंट इंजर ना हो। और उसके सीजर को वॉच करना है, एंड अगर 2 से 3 मिनट का सीजर है, अबॉर्ट हो गया तो कुछ वरी की बात नहीं है, पेशेंट को वैसे रहने दो। और कॉमनली सीजर जो होते हैं वो रेकरेंट पैटर्न्स में आते हैं, तो जैसे पेशेंट का पहले का सिमियोलॉजी है, जैसे पेशेंट को पहले मिर्गी का दौरा हो रहा था वैसे ही कॉमनली होता है। अगर पेशेंट का सीजर लंबा लास्ट करता है 5 मिनट या उससे ज़्यादा, तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और पेशेंट को अपनी इमरजेंसी के पास लेके जाइए। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट एड जिसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। मेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी तेरे कदमों के हमेशा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है। आज घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब ये रात हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। Thank you, Preeti, for having me here at this very important event. Why this book is important is because this is one aspect sometimes as doctors we do not pay too much attention to. In our practice we call it lived experience. Lived experience क्या होता है कि जिसमें जो patient है, apart from medicine के और diagnosis, MRI, there are experiences social, personal, which a patient goes through, जो कि एक बार हमें भी टाइम नहीं मिलता डिस्कस करने को। Although we promote it among our doctors, but वो टाइम शॉर्टेज के कारण वो बातें नहीं होती। Especially in epilepsy, जिसमें कि बहुत सारी गलत धारणाएं, we have so many unnecessary stigmas attached, ignorance about it, as Preeti said कि क्यों होता है, कोई ऊपरा ख्याल है, ये है, वो है। It's just like any other disease, and this is the work which all of us have to do together. Indian International League Against Epilepsy ने एक पूरा decade लगाया था on this with the motto bringing epilepsy out of the shadows. That was around the millennium, and this is what this book and this work achieves. Shadows से बाहर निकलना है मरीजों को, because अगर हम आप positive feel करेंगे अपने बारे में, only then we can expect others to feel positive about us. And for that we need to move on, as Preeti writes in again one of her pages, that I do not blame anyone for what has happened or the negative experience I've had in my life.
which is very important. But the next line she says even more important, and I do not blame myself. It is not our fault if we are suffering from a illness or disease. वो दोनों चीजें बहुत important है, because once we get out of the blame and the negative, it's important to experience and talk about the negative effects, but focus on the positive, and that is what this book is all about. Written in this book, some of them are high professionals, doctors, army people. You must go through all this. Coming to last thing, SUDEP you talked about, so I'll just say a few things. A lot of stuff. Dr. Maan really gave a very comprehensive view about the care aspects. SUDEP is sudden unexpected death in epilepsy. Why we don't talk about it? One, it is very, it happens when suddenly a patient dies in sleep, patient who have uncontrolled or long-standing epilepsy. It is not very common, it's just a couple of things in 1,000. So it's not common, that is why doctors don't talk about too much, but we must know, and she has brought it up very well, is क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, it is possibly more common in people who don't take their drugs regularly and have more uncontrolled seizures. So this sometimes we tell them just to make them aware that it is important to take drugs. Otherwise, it's not a fear which we want to have because it's extremely uncommon in the thing. So this book is not about epilepsy. It's actually about heroism in the face of adversity. It's full of such life-affirming stories. And as we keep telling that people with epilepsy, once you are well controlled, can have almost like a near normal life with few precautions which Dr. Maan has already told you. This is about little victories, as she calls it in her book. And to make it more wholesome, in the end you have fictional small short stories also. Okay, moving on ahead. I wanted to show you, Sohan, I wanted to show you a video of, I was invited to Delhi about 2 to 3 years back, shared stage with Shabana Azmi, where we talked about epilepsy. And मैं दिखाना चाहती हूँ कि usually आधे लोगों ने देखा नहीं कि एपिलेप्सी सीजर कैसे होता है. मैं दिखाना चाहती हूँ सीजर कैसे होता है. बहुत लोगों ने नहीं देखा. माय डॉटर ने एक्चुअली, मेरी डॉटर ने मुझे पाला है, मैंने उसको नहीं पाला है. मैं जब से वो ये पैदा हुई है, इसने मेरे को सीजर्स देते हुए देखा है. मैंने खुद को अपना सीजर कभी देखा है, ऑब्वियसली खुद को नहीं देखा है कैसे होता है. तो शी इज सीइंग व्हाट अ सीजर लुक्स लाइक एंड शी हैज फॉलोड मी. आई वुड से दैट ये मेरी मम्मी है, मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, ये मुझे डांटती है. आई मीन एवरीबडी, हाफ द पीपल सचिन मनोज, दे नो आई एम नॉट नॉर्मल. शी कॉल्स मी नॉट नॉर्मल. सो लाइट्स ऑफ हर्षिन. सो दिस इज व्हाट अ सीजर लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट ऐसा होता है. ऐसे आपको देखना चाहिए. साउंड एंड दिस इज व्हाट अ सीजर लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट एड यू शुड गिव. सो उसको भी एपिलेप्सी है एंड उसको अबैंडन किया था. उसकी भी फ़ोटो डाल दीजिए. एंड
he is also got epilepsy, but he is अभी वो घर को राज करता है, हम उसके डॉगीज हैं. मतलब you can see him also. That's Sizzler. And now he owns the house and we are part of him. Anyway, he is also epileptic. Taking further, I would like to invite on stage the only person who's from all the people in the book, they all are busy outstation, but we have with us Dr. Suneet Madan. And she is another nutcase like me, single mom of a doctor, of a vet rather. आज हमने ये English epilepsy book launch किया Fortis मोहाली में. And this is about 8 epilepsy warriors and who have given their real life experience. उन्होंने कैसे अपना struggles और victories इस book में बताया है. उनके seizures होते थे और कैसे उसको overcome किया है. And ये launch हुआ है Fortis मोहाली में. And we have with us Dr. Kharbanda and neurologist from PGI. Sir will tell how I'm a patient since I was 2 years old, but sir is a very senior neurologist. He will tell that what epilepsy is all about, and ये किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. And sir please आप बताइए. बहुत बहुत बधाई पहले तो प्रीति, बहुत अच्छा एफर्ट है प्रीति जो ये अवेयरनेस का एपिलेप्सी के बारे में, क्योंकि एपिलेप्सी बाकी बीमारियों की तरह है लेकिन उसके बारे में कई गलत धारणाएं हैं. सो ऐसी किताब से बहुत फ़ायदा मिलता है. जो पढ़ेंगे, जो पेशेंट, उनके केयर गिवर, इवन जनरल पब्लिक के एपिलेप्सी इज़ जस्ट लाइक अनदर डिजीज़. सो उसमें इट इज़ अ वेरी गुड एफर्ट के प्रीति जी ने ये बुक लिखी. मैंने ये बुक पढ़ी है और उसमें काफ़ी खुल के अपनी बीमारी के बारे में बहुत जो स्ट्रगल्स किए हैं, चैलेंजेस आए हैं या उनको कैसे ओवरकम किया है. नॉट ओनली प्रीति ने, लेकिन इनके साथ जो जिनके चैप्टर्स हैं बुक में, वो भी बहुत हाई अचीविंग लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस पाई है अलॉन्ग विद एपिलेप्सी. और यही हमारा एम रहता है. जैसे इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के जो हमारी है, हमारे साथ भी प्रीति काम करती हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस कि अगर अच्छी तरह हम दवाई लें, कंट्रोल करें. बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मुश्किल आए, ज़्यादातर चीज़ें हम कर पाते हैं. और ये भी इम्पॉर्टेंट है बताना कि दवाई अपनी लगातार लेनी चाहिए, लेकिन एक डोज मिस करने से भी दौरा पड़ सकता है. सो ये हम लोगों तक जाना चाहते हैं. जैसे प्रीति जी ने बोला कि कैसे गोली खाई आज सुबह इन्होंने अपनी. और दूसरा ये है कि मनोबल ऊपर रखना चाहिए. और जब हम इसको मिल के हम सब लोग जैसे ये पढ़ेंगे और बात करेंगे बीमारी के बारे में, उससे जो इसके बारे में जो गलत धारणाएं और डर है वो निकलेगा. छोटी छोटी बातें याद रखनी है. ड्राइविंग नहीं करना चाहिए अगर आप एपिलेप्टिक हैं. आपको बिल्कुल आप सड़क पे चल रहे ड्राइव करें तो आपकी जान को खतरा है. सड़क पे आम आदमी जो चल रहा है उसकी जान को भी खतरा है. कभी वो दौड़ा पड़ सकता है. बहुत ज़रूरी है कि ड्राइविंग ना करें, क्योंकि कितने टाइप के सीजर्स है. हाथ हिल सकता है, सीजर हो सकता है, दौरा पड़ सकता है. ये ड्राइविंग बस गिव अप कर दीजिए. बहुत ज़रूरी है. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो डॉक्टर से छुपाते हैं कि उनको एपिलेप्सी और ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग ना करें. और क्योंकि वो अपनी भी जान खतरे में चाहते हैं, अपने परिवार की भी जान, और आम आदमी जो चल रहा है सड़क पर उसको भी ठोक देंगे. मतलब यू नॉट ओनली डाइंग, यू कैन क्रिपल समबडी आल्सो. बेसिकली अपने डॉक्टर से, एपिलेप्सी एक बीमारी नहीं, बड़ी तरह की है, पहले भी हमने अभी बात की है. तो अपने डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में, ये जो है जनरल बातें हैं जो स्पेसिफिक पेशेंट को अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना चाहिए. आजकल बहुत अच्छे इलाज हैं. क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो हर मरीज़ का अलग भी हो सकता है. और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आखिर में कि अब जो अनकंट्रोल दौरे हैं, तकरीबन 20-25% लोगों के जो अनकंट्रोल दौरे होते हैं, उनमें आजकल जैसे हमारे पीजीआई में स्पेशल एपिलेप्सी सेंटर में आजकल ऑपरेशन का इलाज भी कई बार अवेलेबल होता है. तो किसी के दौरे अगर टोटली अनकंट्रोल्ड हैं, उनको एक बार ऐसी जगह पे कंसल्ट करना चाहिए स्पेशल सेंटर में, जिसमें कि हो सकता है कि सर्जिकल इलाज भी हो. हर एक के लिए नहीं है, पर उसके लिए वर्कअप कर. हाँ, एपिलेप्सी मिर्गी एक कोई चीज़ है. बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा तुसी कि दौरे कई तरह के होंगे. कोई हार्ट की बीट मिस हो जाए तो भी बेहोशी हो सकती है. मिर्गी नाल भी बेहोशी हो सकती है, होर बड़े कारण नाल हो सकती है. सो एपिलेप्सी बेसिकली वो तरह का दौरा है जिहड़ा कि ब्रेन की जो
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਡਿਸਚਾਰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਰ ਕੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪਰ ਕਈ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਐਪੀਲੈਪਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਰਕਅਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਹਰ ਮਿਰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, EEG ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। EEG ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, MRI ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ नहीं शू सुंघाना ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂ ਸੁੰਘਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਮਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੰਦ ਗਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਹਲਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਯੂਜਲੀ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। It is basically neurological illness. It is a neurological disorder ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ we should start thinking of ਕਿ medical care ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं लाइफ भर यही स्टिग्मा से आए कि रिजेक्शन से आए कि ये तुम्हें आत्मा आ गई है, तुम्हें कुछ हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। प्लीज़ ये सब आत्मा वात्मा बकवास है। जूता सुंघाते थे, मुझे भी सुंघाते, चम्मच डालते थे मुंह में, प्लीज़ नहीं। हॉस्पिटल में पेरेंट्स ने मुझे हमेशा डॉक्टर के पास लेके गए, इलाज के लिए लेके गए हैं। ये सब सच है और ये सब जूता सुंघाना वगैरह सब नॉनसेंस है। हमेशा इलाज कराओ। गांव में भी प्लीज़ अपनी बात अपने न्यूज़पेपर्स में फैलाओ कि प्लीज़ इलाज कराना ज़रूरी है। बट सेम वे मैं गवर्नमेंट को भी अगर मैं इसी ब्रेथ में ये बोलती हूँ, गांव में डिस्पेंसरी तक नहीं है। अब वो बेचारे वो कहाँ तक पहुँचे, डिस्पेंसरी नहीं है तो वो स्पेशलिस्ट कहाँ से लाएंगे। तो एटलीस्ट एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए कहीं। वो दे डोंट इवन हैव मेडिसिन्स। वो हाउ डू दे गेट इवन अ न्यूरोलॉजिस्ट ओवर देयर। तो ये आई थिंक वो जो पंचायत होती है, MLAs होते हैं, उनको कुछ स्पेशलिस्ट एक गांव के आसपास होना चाहिए ताकि उनके पास मतलब दूर दूर तक मैंने जब इंटरव्यूज़ किया एपिलेप्टिक्स को, वो बोलते मैम अगर हेड इंजरी होती है तो 3 घंटे लगते हैं टू रीच गांव से सिटी तक, तो बंदा तो उसमें मर ही जाए। मतलब हमारे गाँव की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो न्यूरोलॉजिस्ट तक पहुँचते दवाइयों तक पहुँचते गांव में बहुत ख़राब हालत है। तो सिस्टम अपना ही काफ़ी, मेडिकल सिस्टम ही काफ़ी आई फील काफ़ी ख़राब है। इट्स अ ग्रास रूट लेवल तक हमें हिलाना पड़ेगा इसको। ये मेरा छोटा अटेम्प्ट है किताब लिखना। मैं ट्राई करूँगी इसको हिंदी में एट अ कम रेट में पब्लिश करने का। और अभी एक स्टार्ट है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं।